हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है। 1857 की क्रांति के बाद अब पूरे भारत में एक लहर सी उठ गई थी। अंदर अंदर चिंगारी फैल रही थी। अंग्रेजों को शोषणकारी नीतियां काफ़ी बढ़ रही थी, हद से ज़्यादा। कहीं किसानों को लेकर कर वसूलना, कहीं क्या कहते हैं कारीगरों मजदूरों को लेकर। फिर ऐसे अनेक प्रकार के आंदोलन धीरे धीरे सुपाहट ले रही थी चारों तरफ से। अब भारत के हर एक कोने से कोई ना कोई छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी, जो एक व्यापक रूप लेने लगी थी और चेतना का विकास होने लग रहा था लोगों में। और क्या कहते पुनर्जागरण हो चुका था। भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन भी चल रहे थे। सती प्रथा जैसे क्या कहते कानूनों पे प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। लोगों में शिक्षा का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा था। जागरूकता बढ़ रही थी। वो अब समझ रहे थे कि ब्रिटिश जो है यहाँ हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश हमारे खुद की सरकार नहीं है, ये एक औपनिवेशिक सरकार है। अब मध्यम वर्ग की चेतना जग रही थी, क्योंकि जब तक मध्यम वर्ग किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो आंदोलन आंदोलन नहीं होता। क्योंकि उच्च वर्ग से तो ज़्यादा लेना देना रहता नहीं, और निम्न वर्ग नीचे का वो तो अपना क्या कहते हैं सुबह शाम रोटी गुजार रहा है बस। अब क्या कहते हैं रसिया जैसे क्या कहते हैं रसिया में रिवोल्ट, रसिया क्रांति का भी बाह्य प्रभाव भी देखा जा रहा है। अब भारत में क्या कहते हैं वामपंथी आंदोलन, और क्या कहते हैं यहाँ के जो नरमपंथी थे उग्रवाद नेता, अब नेता एक छोटे छोटे क्या कहते हैं समूह को बनाकर एक क्या कहते हैं एक बड़े विस्तृत रूप में क्या कहते हैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। ठीक है, अब ये चिंगारी धीरे धीरे पूरे भारत में उमड़ रही है। चलिए देखते हैं इसी के माध्यम से कब स्टार्ट हुआ। पहले देखते हैं 1885 से 1990 में। यह मूलतः अहिंसात्मक था। नरमपंथी उच्च मध्य वर्ग दादा भाई नौरोजी इसके बड़े, यह अहिंसात्मक था, हिंसात्मक था इसमें नहीं था। 1905 से 1909 में उग्र आंदोलन था। यह गर्मपंथी निम्न मध्यम वर्ग था। ये उच्च मध्य पढ़ा लिखा वर्ग कभी हिंसा की बात नहीं करता, वो अहिंसा से बौद्धिक प्राणी होता है, इसलिए ये उच्च मध्य वर्ग था। ये क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं ये अपनी बातों को क्या कहते हैं रखते थे। हाँ, और सरकार के द्वारा पहुँचाए अपने सरकार तक पहुँचाते थे। इनका ये माध्यम था शांतिपूर्ण तरीके से। और उग्र आंदोलन ये गर्मपंथी थे, ये निम्न मध्य वर्ग थे जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। और तीसरा देखेंगे हम 1919 से 1947 तक गांधीवादी पंथी। ये सशस्त्र क्रांतिकारी, समाजवादी, महिला, मजदूर, किसान, पूंजीपति। ठीक है, इसमें देखेंगे। और यही क्या कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का बाह्य प्रभाव भी देखा जा सकता है, जैसे रसिया में क्या कहते हैं रिवोल्ट, रसिया की क्रांति। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पूर्व परिस्थितियां क्या थी। हाँ, जमींदारों एवं शुरुआती संगठन, लैंड हो लैंड होल्ड सोसाइटी। लैंड होल्ड सोसाइटी क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आपको इतिहास बता देते हैं, फिर लैंड होल्ड सोसाइटी क्या कहते हैं। यह औपनिवेशिक भारत में निर्मित प्रथम ऐसी सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुरुआत किया तथा अपनी समस्याओं के निर्वहन संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सहयोग से ब्रिटिश संसद से अपनी मांगों के समर्थन में जनमत प्राप्त करने का भी प्रयास किया। ठीक है, ये था। चलिए इस संस्था के संस्थापक
द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से कलकत्ता में हुई। इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की देखभाल करना। अन्य नेता थे प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लैंड होल्ड सोसाइटी के कोलकाता में हुई। द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था। जमींदारों का संगठन था ये, जमींदारों की रक्षा करने के लिए था। और दूसरा था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1881 में संस्थापक इसके थे देवेंद्र नाथ टैगोर, सचिव। हाँ, और मुंबई एसोसिएशन, ये दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। ठीक है, ये सब याद किए रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दबाव, दादा भाई नौरोजी लंदन, दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं, बदरुद्दीन तैयब मेहता, मनमोहन घोष भारत में सुधारों के लिए ब्रिटेन पर दबाव, प्रेशर डाल रहे थे कि भारत में अब ब्रिटिश को भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षणिक चारों तरफ से सुधार करनी चाहिए ब्रिटिश को। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश क्या कहते हैं, भारत में अब क्या कहते हैं, भारत में इतने दिनों से भारत का शोषणकारी नीति अब बंद करना चाहिए ब्रिटेन को, और ब्रिटेन को भारत के सुधार पे काम करना चाहिए। इनका दबाव होता था, ये लंदन में इसकी क्या कहते हैं, इन पे दबाव, प्रेशर डालते थे। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में देखते हैं। 1870 में राणाडे, जेबी जोशी, चिपलूणकर ने मिलकर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन के बाद चलिए इंडियन एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। ईस्ट इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस संगठन जारी एवं इनकी स्थापना। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सन बनर्जी, आनंद मोहन बोस सचिव थे। सिविल सेवा का भारतीकरण के लिए आंदोलन, रिपब्लिक प्रेस एक्ट का विरोध किया, इन्होंने किया। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इस संस्था के साथ सुरेंद्र बनर्जी थे। भारत में प्रबल जनमत तैयार करना। दूसरा, सार्वजनिक कार्यक्रमों के आधार पर भारतीयों को सूत्रबद्ध करना, मतलब कि सार्वजनिक कार्यक्रम करके भारतीयों को एक में बांधना। हाँ, और सिविल सेवा का भारतीकरण करने का इन्होंने कहा। इन्होंने प्रेशर डाला कि इंग्लैंड को जो सिविल सेवा, भारत में सिविल सेवा, उसका भारतीयकरण किया जाए। इसके लिए आंदोलन चल रहा है। हिंदू मुस्लिम मैत्री भाव को बढ़ावा, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का प्रयास किया। और प्रेस एक्ट का विरोध, प्रेस एक्ट जो आया था भारत में, क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ छाप देता था उसे बंद कर दिया, उसका विरोध इन्होंने किया। ठीक है, इल्बर बीट का विरोध किया, और उसके बाद घटनाओं में शुद्ध होकर इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में 1883 में सभी राजनीतिक संगठनों को नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस में सिविल सेवा परीक्षा संबंधित नियमों में सुधार, आर्म्स एक्ट को समाप्त करने, भारत में प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना आदि की मांग की गई। आर्म्स एक्ट समाप्त की जाए और भारत में प्रतिनिधि सभाओं की जो प्रतिनिधि सभाओं की है स्थापना की मांग की जाए। इस प्रकार प्रथम भारत के राजनीतिक परिदृश्य में विभाजित राजनीतिक संगठनों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इस प्रकार से जो भारत में अनेक छोटे छोटे संगठित थे, इनको एक करने का प्रयास किया। ठीक है, 1885 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन 25 दिसंबर 25 दिसंबर से कलकत्ता में आयोजित किया। सुरेंद्र बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाने के कारण यह अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल न हो सके। 1886 में इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। इसका 1886 में इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया। मद्रास महासंस्थापक 1884 में संस्थापक सुब्रमण्यम अय्यर, वी राघवाचारी, आनंद चालू।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में संस्थापक थे इसके फिरोज शाह मेहता, वरुद तैयब जी, केटी तेलंगा। ठीक है, ये सब याद किए रहिएगा। अब आइए देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, एस एन बनर्जी इंडियन एसोसिएशन का विलय किया 1886 में, वही जो आपको बताया। चलिए, कांग्रेस के गठन संबंधित विवाद। पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश को ये लग गया था कि भारत में अब जन आक्रोश उभर रहा है। ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीयों का क्या कहते हैं खून अब उबाल मार रहा है। अब वो चाहते थे कि ब्रिटिश क्या कहते हैं इन आंदोलनों से और भारत के आक्रोश से बचे। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं भारत के जो उच्च कोटि के नेता थे उनको बुलाया और उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संगठन बना दिया जाए कि ये आंदोलन ऊपर आने से पहले ही नीचे दबा दिया जाए। इसीलिए ब्रिटिश क्या कहते हैं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने का सुझाव दिया है। हाँ, बनाने का सुझाव लिया है। और इसमें ये हूँ जो ब्रिटिश क्या कहते हैं गवर्नमेंट सरकार के क्या कहते हैं सचिव भी रह चुके थे। हाँ, ये हूँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना ही इसीलिए हुआ था कि जो क्या कहते हैं किसान आंदोलन, क्या कहते हैं जनजातीय आंदोलन, ये जो छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे उसका एक रूप क्या कहते हैं 1857 की क्रांति में देख गया था। सैनिक विद्रोह, तो इसको यहीं नीचे ही यहीं जैसे किसान आंदोलन हो तो यहीं पे इसको मतलब कि इसका समाधान कर दिया जाए, ऊपर आंदोलन ना आने पड़े, एक विस्तृत रूप ला नहीं पड़े। ये ब्रिटिश के लिए खतरा दिख रहा था। तो ब्रिटिश ने सोचा कि क्या कहते हैं ऐसा एक संगठन बनाओ कि जो भारतीयों को लगे कि ये क्या कहते हैं ये मेरा ही है और इसमें भारतीयों को रखो और भारतीयों को ये जिम्मेदारी दे दो कि अपने ही लोगों को अपने ही खिलाफ न उठने दिया जाए। ठीक है, इसीलिए कांग्रेस का गठन किया गया। कांग्रेस के गठन संबंधित विवाद देख लेते हैं। उसलिए कहा गया जैसे सेफ्टी वाल, जैसे क्या कहते हैं कुकर होता है ना, कुकर सेफ्टी वाल देखें, कुकर में एक ऐसा सेफ्टी वाल ब्लैक का लगा रहता था, उसे सेफ्टी वाल कहा जाता है। इसलिए जब कुकर गर्म होता है प्रेशर से, जब प्रेशर बनता है तो वो भाप भाप धीरे धीरे निकलता नहीं, वो गैस एक सीटी रहती उसमें धीरे धीरे निकल के रख देता है। अगर यही सेफ्टी वाल खराब हो जाए या वो न रहे तो कुकर फट जाए चारों तरफ से, इतना प्रेशर हो जाए चारों तरफ से, ये प्रेशर बनता है तभी तो क्या कहते हैं उसमें खाना पकता है। तो इसी प्रेशर को कम करने के लिए सेफ्टी वाल्व होता है, धीरे 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 एयर को निकालता रहता था। इसीलिए कांग्रेस का गठन हुआ, सेफ्टी वाल्व। जैसे भारतीय लोगों का प्रेशराइज होना मतलब कि आंदोलन के लिए उग्र होना, तो कांग्रेस का एक गठन कर दो, मतलब एक संगठन बना दिए। अब ये धीरे 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 इस इन प्रेशर को हैंडल करेगा और धीरे 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 करके समाप्त कर देगा। तो ये पूरी क्या कहते हैं जन आक्रोश पूरी भारत में नहीं होगा, ब्रिटिश के खिलाफ नहीं होगा, तो ये ब्रिटिश के लिए आसान होगा। नहीं तो ब्रिटिश समझ गए थे कि 1857 की क्रांति के बाद अब ज़्यादा दिन हम भारत में रह नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हो चुका था 1857 क्रांति में। भले उसमें मध्य वर्गों ने साथ नहीं दिया, भले जमींदारों का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, लेकिन अब लगने लगा था कि यहाँ के लोगों के अंदर चेतना आ गई। चेतना तो थी लेकिन अपने अधिकारों के प्रति अब संगठित हो रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश सबका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि जब उच्च वर्ग का होने लगता है शोषण ना, तब आंदोलन उग्र रूप लेने लगता था। अब ब्रिटिश यहाँ के जमींदार यहाँ के उच्च वर्ग थे, उनका शोषण करने लगे थे। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो विवादित क्या कहते हैं सिद्धांत देते हैं सेफ्टी वाल। यह 1913 से 16 में लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के संस्थापक ब्रिटिश की चाल थी। उन्होंने यही बोला कि सेफ्टी क्या कहते हैं कांग्रेस की स्थापना हुई या ब्रिटिश की चाल थी, खुद पर आए संकट से बचने के लिए, वही सेफ्टी वाल बताया ना अभी। तड़ित चालक सिद्धांत, गोखले कहते हैं कि ये तड़ित चालक सिद्धांत है। ठीक है, चलिए स्थापना देख लेते हैं।
स्थापना का प्रथम सम्मेलन। तो जो समकालीन राजनीतिक एवं जागरूकता का मतलब जागरूकता को पैदा होने वाला था, उसी की भूमिका क्या कहते हैं, ये हुम की महत्वपूर्ण भूमिका रही कि क्या कहते हैं कांग्रेस की संस्था स्थापना करने में। ठीक है, तो ये ब्रिटिश क्या कहते हैं वो थे, ये क्या कहते हैं ब्रिटिश क्या कहते हैं सरकार में इन्होंने जॉब किया, वहाँ के सचिव भी थे। तो मतलब कि अधिकारी पद पे थे, वहाँ रिटायर अधिकारी थे। ये हुम ने क्या कहते हैं स्थापना किया। ठीक है, ये हुम आईसीएस रिटायर थे। 1883 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े और 84 में इंडियन नेशनल यूनियन नाम से संगठन बनाया। यही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाता है, जो 22 साल कांग्रेस के सचिव रहे। ये हुम भारत के सचिव रहे, 22 साल सचिव रहे। चलिए प्रथम सम्मेलन देखते हैं। 1885 में पुणे में प्लेग होने के कारण मुंबई में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कांग्रेस जोड़ दिया गया। 1885 में इसका नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे राष्ट्रीय क्या कहते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इससे पहली बैठक पे 1885 में को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुंबई के स्कूल का नाम, स्थान का नाम भी याद कर लीजिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। यह लिख देते हैं, गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक महाविद्यालय। ठीक है, में हुई पहला सम्मेलन। उमेश चंद बनर्जी की अध्यक्षता में, WC बनर्जी इनका पूरा नाम, उमेश चंद बनर्जी। सदस्य थे 72। अधिकतम वकील, पत्रकार, जमींदार थे। निर्णय सरकार से सुधार के लिए 9 मांगे रखे। इन्होंने सरकार से सुधार के लिए इसका निर्णय लिया गया कि 9 मांगे रखे। इसमें याद किए रहिएगा, या ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, KT तेलंग, वीर राघवाचारी, NG चंद्रवारकर, सुब्रमण्य अय्यर इत्यादि लोगों ने, 72 लोगों में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन के बारे में बता दिया। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में विवाद हुआ था, जो उसके बारे में तो हमने चर्चा कर ही लिया। लाला लाजपत किसने क्या कहा था, ये कमेंट में याद करिएगा। अच्छा, लाला लाजपत के राय के बारे में बता दिए। इन्होंने कहा था ये डफरिन के दिमाग की उपज है। और गोपाल कृष्ण गोखले इनका पूरा नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण, सॉरी इस लिख लीजिए, इनका पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात हो चुकी। अब नेक्स्ट चलें आगे। कांग्रेस के बारे में विशेष टिप्पणियां जिन्होंने की थी, पहले यहीं देख लेते हैं किन्होंने क्या कहा था, फिर इसके बाद कांग्रेस के बारे में। डफरिन कहता है, डफरिन, हाँ देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। डफरिन कहता है यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कहता है ये अल्प संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, संख्या वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कहता है ये कुछ लोगों की, मतलब कि भारत में मतलब छोटे से लोगों का कांग्रेस प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसको याद किए रहिएगा।
कर्जन कहते हैं कांग्रेस अपनी मौत के लिए लड़खड़ा रही है, भारत में रहते मेरी सबसे तो लास्ट में बताया जाता, मैं पहले ही बता देता, सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि क्या कहते हैं, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्रक टर्रक आए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सही बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, इनका कहना है। अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कांग्रेस सम्मेलनों की 3 दिनों का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं एक कांग्रेस सम्मेलनों की 3 दिनों का तमाशा है, इसमें कुछ लोग रहते हैं खाली होते हैं, अपना आके ये जो भी करने हैं तमाशा करके चल देते हैं। ठीक है। चलिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहते हैं यह भारतीयों के लिए एक नवीन सूचना होगी, जिस प्रकार अखिल भारतीय कांग्रेस की उत्पत्ति हुई है और जिस प्रकार उसने अभी तक कार्य किया है, यह सब कार्य मार्क्सवेल ऑफ डफरिन का है, जबकि वह भला व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है। बरूद्दीन तैयब कहते हैं कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। बरूद्दीन तैयब जी का है कांग्रेसी बनो। चलिए, अब देख लेते हैं कांग्रेस को लेकर इतने लोगों का कमिटमेंट था, किन्होंने क्या कहा, क्या क्या। चलिए, द्वितीय सम्मेलन 1886 में कलकत्ता में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी वायसराय ने वेलकम पार्टी दिया। द्वितीय सम्मेलन में वायसराय ने वेलकम पार्टी दिया और बुलाया लोगों को, आइए, मोस्ट वेलकम, वेलकम पार्टी किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है। इसके बारे में, द्वितीय सम्मेलन के बारे में बस इतना ही देख लीजिए। तृतीय सम्मेलन 1847 और 87 मद्रास अध्यक्ष थे बरूद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा पुनः पार्टी नहीं दिया गया। फोर्थ सम्मेलन 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज, ये थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस में ब्रिटिश समिति बनाई गई, लंदन में इंडिया नामक पत्रिका निकाली गई। ठीक है। फिफ्थ समिति में 1889 में बम्बई में अध्यक्ष वेडरवन था। छठवीं सम्मेलन में कलकत्ता अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस में भाग लेने पर रोक लगा दी। इस छठवीं सम्मेलन में सरकार ने क्या कहते हैं, सरकारी जो कर्मचारी थे उनको कहा कांग्रेस में पार्टिसिपेट लगाने से रोक लगा दी। ठीक है। चलिए, और रोक लगाने के लिए जुर्माना भी लगाए थे, अगर क्या कहते हैं कोई सरकारी क्या कहते हैं इस कर्मचारी इसका उल्लंघन करेगा 2 लाख जुर्माना। कायदा से 2 लाख कितना देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। और सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। चलिए, ये था क्या क्या कहते हैं कांग्रेस के बारे में। और भी सम्मेलन देख लीजिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष किस सम्मेलन में हुई, हाँ, प्रथम भारतीय महिला, ये ज़्यादा। फिर गांधी ने किस सम्मेलन में क्या कहते हैं अध्यक्षता की नहीं की। अंबेडकर ने क्या कहते हैं कब किया, हाँ, और सुभाष चंद्र बोस ने कितनी बार किया, ये सब याद कर लीजिएगा बुक से निकाल के। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905। चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905। यह उदारवादी चरण था। नेता मेहता, दिनसा वाचा, गोखले, तैयब जी, बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये चाहते थे लिबरल पॉलिटिकल आइडियाज थे। इनका मतलब कि लिबरल पॉलिटिकल आइडियाज थे। ये चाहते थे स्टेट शासन, शिक्षा और सिटीजन राइट्स में विश्वास रखते थे। इनका था कि जो राज्य है शासन, शिक्षा
और नागरिक नागरिक के अधिकारों में विश्वास रखते थे। ये उदारवादी नेता थे। ये क्या कहते हैं, ये कहते थे उदार शासन की मांग, ये उदार शासन की मांग करते थे। पॉलिटिकल कार्य एवं उपलब्धियां इनके देख लेते हैं। ये उदार शासन की मांग करते थे पहला। दूसरा, सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए। और तीसरा, शक्तियों का पृथक्करण, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। कहें कि इन्होंने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग होने चाहिए। हाँ, विधायिका पर सुधार पर बल दिया जाएगा। 1882 का एक्ट, कहें कि क्या कर 1882 सरकार के कामकाज पर बहस चर्चा का अधिकार। इन्होंने कहा 1882 में क्या 1882 की एक्ट, सरकार के कामकाज पर बहस चर्चा का अधिकार होना चाहिए। मेहता प्लस गोखले थे। बाद के दिनों में सुशासन की, यही बाद के दिनों में सुशासन की मांग की। 1905 में बनारस में गोखले ने, और क्या कहते 1906 में कलकत्ता में नौरोजी ने सुशासन की मांग की। ठीक है, चलिए, ये पॉलिटिकल कार्य एवं उपलब्धि थी। चलिए, इकोनॉमिक कार्य उपलब्धि इनकी देख लेते हैं। डेन ऑफ थ्योरी, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक से बताया। दादा भाई ने डेन ऑफ थ्योरी ने बताया कि ब्रिटिश भारत का शोषण किस तरह से कर रहे हैं, भारत के धन को किस तरह से विदेश ले जा रहे हैं, प्रवाह बताया, धन का प्रवाह ना। रेलवे की आलोचना की, रेलवे की आलोचना किया कि क्या कहते हैं, रेलवे के आने से जिस तरह से भारत का विकास होना चाहिए उस तरह से तो हुआ नहीं। यहाँ ब्रिटिश बताए नहीं थे, पटरिया तक वहां से बना के लेकर आए, तो इसकी बहुत आलोचना की। और रेलवे के आने के कारण, इन्होंने कहा रेलवे के आने के कारण ग्रामीण लोगों का जो क्या कहते हैं कुटीर उद्योग था, छोटा कर था, उनका छीना। और गाँवों तक क्या कहते हैं ब्रिटिश के क्या कहते हैं सामान पहुंचने लगा, और गाँव का कारोबार बंद होने लगा। तो इसलिए भारत में भुखमरी भी आई, इसलिए बहुत आलोचना की रेलवे की उन्होंने। मुक्त व्यापार की नीति की आलोचना, कहा मुक्त व्यापार वही लेसेस फेयर की थ्योरी। इन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार की आलोचना इसने की कि मुक्त व्यापार का मतलब ये होता है कि कंपटीटर, अगर आप में क्षमता है तो आप लीड करिए, और नहीं है तो नहीं। मुक्त व्यापार जिसमें जो है खुला बाजार, तो इसलिए कहें क्या है कि सरकार का इस पे इंटरफेयर होना चाहिए मुक्त व्यापार। मान लीजिए कोई एक कमजोर वर्ग है, तो छोटा सा व्यापारी है, बहुत छोटा सा, अगर कुछ बना रहा है, और एक इंडस्ट्री मान लीजिए जैसे रिलायंस है यहाँ, और क्या कहते हैं ये मान लीजिए कोई छोटी सी कंपनी है। अब रिलायंस कंपटीशन करना ना क्वालिटी में कर पाएगा ना क्वांटिटी में कर पाएगा। अगर मुक्त व्यापार छोड़ दिया जाए तो रिलायंस मार्केट पे तो हमेशा हावी रहेगा, और जब रिलायंस मार्केट पे हावी रहेगा तो इसका मोनोपोली चलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा मुक्त व्यापार की आलोचना की, कहा मुक्त व्यापार नहीं होना चाहिए, राज का इंटरफेयर होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण की मांग की, वही जो भी बताया, स्वदेशी उद्योगों, भारत की जो स्वदेशी उद्योग थे, कपड़ा बुनना, ये करना, तो उनकी उद्योगों की संरक्षण की मांग की कि ब्रिटिश के आने से भारत के स्वदेशी उद्योगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसकी कहें कि संरक्षण दीजिए, कम से कम अगर आप कपड़ा ला रहे हैं ब्रिटेन में, तो भारत में जो धागे मिल रहे हैं जिससे कपड़े बन, उसके बराबर तो ना लाइए। ठीक है, और कहें कि उन क्षेत्रों में आप क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं मालूम अपने जो प्रोडक्ट हैं उन्हें ना ले जाइए, जहाँ छोटे उद्योग हैं उन्हें संरक्षित दिए, भारत के छोटे उद्योगों को बढ़ावा दीजिए। विदेशी पूंजियों का निंदा किया। ठीक है, चलिए, राजस्व की दर फिक्स करें, कहें कि राजस्व जो कर प्रणाली है, कहीं आप 50% ले रहे हैं, कहीं 19% ले रहे हैं, कहीं 21% ले रहे हैं, तो ये किस आधार पर ले रहे हैं, कहीं उस एरिया के आधार पर ले रहे हैं, कहीं उपज के आधार पर ले रहे हैं, मतलब अनेक प्रकार से विविधता थी। तो इन्होंने कहा कि राजस्व कर जो है उसको फिक्स करिए, एक करिए। ठीक है, और नमक कर, कहा नमक कर समाप्त कीजिए, कहें क्यों, नमक तो आधारभूत आवश्यकता है लोगों की, तो नमक पे जो कर है वो समाप्त कीजिए। तो इसीलिए ना, इसी को नमक कर को ही लेकर डांडी मार्च निकालते हैं गांधी जी, उस गांधीयन एरा जब पढ़ाएंगे बताएंगे तो बताएंगे नमक। तो इन्होंने कहा
नमक कर समाप्त करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण के बारे में कल से विस्तार पूर्वक देखेंगे। नमक कानून के बाद थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, एक और इन्होंने कहा वन कानून में सुधार। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको ना भूलिए। वन कानून में सुधार, कहें वन कानून में सुधार। रीजन क्या था कि यहाँ के जो प्रॉपर जनजातीय थे, वहाँ के वो झूम किसी करना, वहाँ के वो मतलब कि वन पे वो संसाधन उनका था। कहें वन कानून पे भी कानून में सुधार लाना चाहिए, वहाँ के प्रॉपर लोगों को क्या कहते हैं वरीयता दिया जाए जो वहाँ के हैं, और फिर क्या ब्रिटिश सरकार का वहाँ इंटरफेयर बंद हो। ठीक है, चलिए सामाजिक कार्य को भी देख लेते हैं। देखें पीपीटी में है कि नहीं, नहीं उग्रवादी आ गया। चलिए सामाजिक कार्य को यहीं देख लेते हैं थोड़ा सा, इनके सामाजिक कार्य क्या थे। एक सेकेंड, 2-3 पॉइंट सामाजिक कार्य के, मान लीजिए मेंस में लिखना होगा आपको सामाजिक कार्य, यहीं डाल लीजिए सामाजिक कार्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार हेतु सरकार से मांग की। इन्होंने कहा सामाजिक कार्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार। इन्होंने कहा जो शिक्षा है, शिक्षा में सुधार। शिक्षा में क्या कहते हैं आप, प्राच्यवाद शिक्षा तो दीजिए, लेकिन शिक्षा का मूल सिद्धांत जो है नीचे वो मातृ शिक्षा होना चाहिए प्राइमरी में, और एजुकेशन में सुधार होना चाहिए, शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। शिक्षित करने के लिए जो टीचर होते हैं उन्हें ट्रेंड किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, और ये जरूरी नहीं है कि शिक्षा वही होनी चाहिए। क्या शिक्षा क्या कहते हैं व्यवसायी होनी चाहिए, शिक्षा तकनीकी होनी चाहिए, शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, इतनी अकाल पड़े, बीमारी पड़े, प्लेग है ज़्यादा, उन्होंने कहा स्वास्थ्य पे भी खर्चा करना चाहिए और स्वास्थ्य में सुधार की जो आवश्यकता है। ठीक है, मेडिसिन से लेकर क्या कहते हैं हर चीज़। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने कहा था प्रेस की आज़ादी की मांग। कहा प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। कहा प्रेस, याद कीजिए प्रेस की आज़ादी, एक सेकेंड, आज़ादी की मांग की। आज़ादी की मांग। कहा प्रेस पे जो पाबंदी लगाई गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या कहते हैं कोई भी सूचना अगर क्या कहते हैं प्रसारित करेगा या पत्रिका छापे तो उसका प्रेस बंद कर दिया जाए, जब्त कर लिया जाएगा, और उस पर क्या कहते हैं हर्जाना देना पड़ेगा। और ये कंपलसरी कर दिया गया कि आप जो छाप रहे हैं तो आप अपना नाम प्रेस की मुद्रिका लिए। कहा नहीं प्रेस पे पाबंदी नहीं होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता का, कहा कि प्रेस की आज़ादी, प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए। मीडिया अगर स्वतंत्र रहेगी तभी सरकार की अच्छाइयों बुराइयों को दिखाएगी और बताएगी लोगों तक, जागरूकता फैलाएगी। कहा इन्होंने कहा प्रेस की आज़ादी की मांग। ये था क्या कहते हैं नरमपंथी लोगों का आंदोलन, मतलब इस तरह से नरमपंथी उदारवादी नेता जो थे, ये उदारवादी नेता में मेहता, दिनसावाचा, गोखले, तैयब जी, बनर्जी और दादा भाई नौरोजी, इन्होंने इस हिसाब से माध्यम से सरकार मतलब सुधार करने की मांग की थी। ठीक है, 1885 से 5। अब नेक्स्ट हम कल देखेंगे उग्रवादियों का देखते हैं किस तरह से करते हैं ये। तो इनके वजह से सुधार तो हुए लेकिन ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं। ठीक है, अब फिर जब उग्रवादी आंदोलन देखेंगे तब देखते हैं कि ब्रिटिश पे क्या प्रभाव पड़ा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, लेकिन जितने भी पॉइंट हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप या तो पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो क्या कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज यहीं तक रखते हैं।